हूँ मैं अनमनी सी हो उठी, हाथ में पकड़े पर्स से उंगलियां बेईमानी ही उलझने लगी। तब तक वेटर ने आकर चाय के 2 प्याले रख दिए। अनमने एहसास के बीच भी होठों पर मुस्कान की पतली रेखा खिंच गई। इस छोटे से अंतराल में कितना परिचित सा हो गया है यह वेटर, जो बिना कहे ही हमारी जरूरत भांप जाता है। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया रूपाली। चाय के प्याले में चम्मच हिलाते हुए मिहिर ने अपना प्रश्न दोहरा दिया। मेरे सामने रखे प्याले की गर्म भाप से जैसे सीने में जमा गुब्बार पिघल कर लावा बनने लगा, जिसकी तपन से मेरा स्वर झकक उठा। मिहिर, मैं इस बंटी हुई जिंदगी से उब गई हूँ, घुटन सी होने लगी है मुझे। रूपाली, क्या तुम हमेशा दूसरों की दृष्टि से ही अपने को देखकर दुखी होती रहोगी? कभी स्वयं की दृष्टि से भी खुद को पढ़ने का प्रयत्न किया है? कभी अपने बारे में भी सोचा है तुमने? अपने बारे में? होठों पर द्वीप भरी हंसी की रेखा खिंच गई। तो टुकड़ों में बटी हूँ मिहिर, जिसके एक खाने में तुम हो, दूसरे में पति, तीसरे में बच्चे हैं, चौथे में समाज। मेरे पास अपने अस्तित्व के लिए कोई खाना बचा ही कहाँ है? आखिर तुम हर बात को इतनी गंभीरता से क्यों लेती हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी जिस ढर्रे पर चल रही है उसी पर चलती रहे? मिहिर ने मेरी हथेलियां अपनी मुट्ठी में दबा ली। मैं उसकी नासमझी पर खींच उठी। तुम नहीं समझोगे, आखिर मर्द हो ना। इन चारों खानों में बटी मेरी जिंदगी अलग अलग रहती तो भी ठीक था, पर हर खाना एक दूसरे से मिलकर गड्डू मड्डू हो गया है कि इसमें मेरा वजूद कहाँ है, कुछ समझ नहीं पाती। रूपाली, बात पहेलियों में मत बुझाओ। मेरी हथेलियों पर उसका दबाव और बढ़ गया। मिहिर, यह सब कुछ अव्यवस्थित नहीं है। नहीं तो और क्या है? जब मेरा जिस्म राजीव के साथ होता है तो आत्मा तुम्हें पुकार रही होती है, तब देह तुम्हारे सामने होती है तो राजीव के प्रति मन आत्मगिलानी से भर जाता है। ऑफिस में जरा सी तन्हाई पाते ही बच्चे, तुम और राजीव की छाएं गुत्था मुत्थी हो मुझे दोषी ठहराने लगती हैं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? काश जिंदगी का कोई ऐसा टुकड़ा भी होता जिसमें मैं खुद के वजूद को ढाल पाती, तब शायद यह दर्द, यह तड़प मेरी जिंदगी का हिस्सा ना बनता। क्या थोड़ी देर के लिए भी तुम यह सब भूल नहीं सकती? मेरी बातों से उकता कर मिहिर के स्वर में कड़वाहट का स्पर्श आ गया, पर मुझ पर उसकी तलखी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा स्वर पूर्णवत ही रहा, शायद भीतर उबलती सारी की सारी घुटन में आज निकाल देने को व्याकुल हो उठी थी। काश यह क्षणिक सुख ही मेरे भाग्य में होता, पर मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं आजाद पंछी नहीं, एक चार दीवारी में कैद नारी हूँ, जहाँ मेरे 2 बच्चे हैं जिनके प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं, राजीव है जिनके बच्चों की माँ हूँ, पर जिनके लिए मैं केवल एक हाड़ मांस की मशीन भर हूँ। मेरे सीने में भी दिल नाम की कोई चीज धड़कती है, उसे जिससे कोई सरोकार नहीं। या फिर तुम्हें भूल जाऊं, जिसके दामन में बेझिझक में अपने दिल का समूचा दर्द उड़ेल देती हूँ। बताओ मिहिर, मैं किसको छोड़ दूं, किसको भूल जाऊं? उसके हाथ से अपने हाथ खींच में उसकी मुट्ठियां कस कर पकड़ लेती हूँ। उस पल मुझे यह भी खौफ नहीं रहता कि आसपास की टेबल पर बैठे लोग हमें देख रहे होंगे। आई एम सॉरी रूपाली, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मिहिर का स्वर पश्चाताप से भर उठा। अच्छा, अब चलूंगी। कलाई घड़ी पर मेरी दृष्टि टिकी। देख मिहिर व्यथित सा हो उठा, इतनी जल्दी? हाँ, आज मुझे राजीव के साथ कहीं जाना है। पर्स समेट मैं उठ गई, पर राजीव पहले से ही आकर बैठ गए थे। आज बड़ी देर कर दी। मुझे देखते ही बोले, हाँ देर हो गई। मेरा स्वर अनमना सा था,
कान कुछ और सुनने उतावले हो उठे। इतनी देर कैसे हो गई, पर मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह यह कभी नहीं पूछेंगे, और यदि वे पूछ भी बैठे तो क्या मैं अपने उत्तर के साथ न्याय कर पाऊंगी। एक व्यंग भरी मुस्कान मेरे होठों पर तिर आई। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज बॉस के यहाँ पार्टी है, शर्मा जी भी आएंगे। वहां कुर्सी से उठते उठते राजीव कह गए, हूँ पार्टी में, इन पार्टियों का अर्थ खूब अच्छी तरह जानती हूँ। मुस्कुराहट की चाशनी चिपका कर लोगों के बीच पॉपुलर बनने का ढोंग करना, दूसरों पर अपना सिक्का जमाना, और खास तौर पर जब राजीव का बॉस वह खूसट शर्मा अपनी गिद्ध सी पैनी आंखों से हर खूबसूरत महिला के जिस्म के विशेष हिस्से नोचता खसोटता रहे। शर्मा का ध्यान आते ही उबकाई सी आने लगी। मन कसले हो उठा। मन में आया, कह दूं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम अकेले ही चले जाओ, पर उसके बाद उस पर होने वाली प्रतिक्रिया को भी जानती हूँ, इसीलिए जाना तो पड़ेगा ही। ऐसे मौकों पर मैं राजीव की पत्नी नहीं बल्कि उसकी सजोई गई उपलब्धियों में से एक हो जाती हूँ। खूबसूरत बीवी, उस पर बैंक में अधिकारी, पार्टी के तौर तरीकों से पूर्ण परिचित, पार्टी के हर व्यक्ति राजीव को ईर्ष्या से देखता है तो अभिमान से उसका सीना तन जाता है। हाथ मुंह धोकर मेरी अलमारी खोली, कौन सी साड़ी पहनूं? उधर से गुजरते राजीव ने पूछा। के लिए खोले अधर फिर बंद कर दिए, क्योंकि मुझे उसका उत्तर पहले ही मालूम था। अरे कोई सी भी शौक रंग की साड़ी पहन लो, यह जानते हुए कि मुझे हल्के रंग पसंद है। मन में एक हुक सी उड़ती है, क्या यह वही राजीव है जो शादी से पहले कहा करते थे, यार कपड़े के चुनाव में तो तुम्हारा जवाब नहीं रूपाली। पर अब समझ में नहीं आता, जिंदगी की गति एक साथ चलते चलते कहाँ उलट पुलट गई, खुशियां समेटते हुए कहाँ चूक हो गई, जो हमारे बीच रीतेपन की दरार उभर आई। एक छत के नीचे अब हम दुनिया की निगाहों में पति पत्नी का धर्म जरूर निभा रहे हैं, पर जज्बातों की गर्मी, संबंधों की महक तो हमारे बीच कब की दम तोड़ चुकी है। रह गया है बस एक पथरीलापन, जिसको टटोलते भी उंगलियां जख्मी हो जाती हैं। अनमने मन से मैंने सामने रखी पीली साड़ी खींच ली, नौकर से बच्चों को खाना खिलाकर सुला देने को कहा। मैं राजीव के साथ कार में बैठ गई। हेलो मिसेज राठौर, आज तो पीली साड़ी में पूरी बसंती बहार नजर आ रही हैं। पार्टी में पहुंचते ही वहां उपस्थित लोगों ने हमें घेर लिया। कहिए मिसेज राठौर, अच्छी हैं तो? सामने शर्मा, जो अपनी नुकीली दृष्टि मेरे जिस्म के हर कटाव पर चुभो रहे थे। बस सब अपनी कृपा है। भीतर से उबकाई महसूस करते हुए भी होठों पर मैंने बेहतरीन मुस्कुरान का मुखौटा चढ़ा लिया। मिस्टर राठौर, यू आर द स्मार्ट एंड प्रिटीएस्ट लेडी एट द पार्टी। टेबरों में भावुकता का जाम चढ़ाते हुए उस शर्मा के बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट। हंसकर धीमे से मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। मन तो किया यही हाथ उसके गाल पर रसीद कर दूं। रिटायर होने के करीब बैठा है और इडियट इसमें मिलिए मिस्टर मिहिर चौधरी, मिहिर इंटरप्राइजेस के मालिक, और यह है मिसेज एंड मिस्टर राजीव राठौर, हमारी पार्टी की जान। परिचय कराते कराते बॉस हो कर हंस पड़े तो चौंकने के साथ ही उसकी हंसी मेरे कानों में गर्म शीशे सी पिघल उठी। लगा जैसे सबको सम्मुख बॉस ने मुझे निर्वस्त्र कर दिया हो। मिहिर भी मुझे वहां देखकर अचकचा गया। राजीव ने से हाथ मिलाकर वह बुदबुदा, ग्लेड टू मीट यू, और फिर तेजी से एक्सक्यूज मी कहता हुआ भीड़ में खो गया। मैं भी सबकी नजरें बचा भीड़ से निकल बाहर एकांत में आ गई। भीतर की पार्टी की
गहमा गहमी से दूर मन एकांत पाते ही मिहिर में डूब गया। पता नहीं भीड़ में कहाँ खो गया था। मिहिर के साथ हुई पहली भेंट जेहन पर छाने लगी। उस दिन टैक्सी हड़ताल के कारण बसों में इतनी भीड़ थी कि 3 बस मेरे सामने से गुजर गई और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। झल्लाहट में भरी मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। हड़ताल का पहले से मालूम होता तो राजीव के साथ ही चली जाती। अचानक एक स्वर सुनकर चौंक उठी। इस तरह तो आप शाम तक यहीं खड़ी रहोगी? अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको छोड़ दूं। मेरे सामने फिएट का कार का अगला दरवाजा खोलते हुए वह बोला। कीमती पहनावे और सूरत शक्ल से वह कोई संभ्रांत व्यक्ति लग रहा था। उम्र 21 आसपास होगी, पर अधरों पर खिलती बाल सुलभ मुस्कान उसकी शराफत का परिचय दे रही थी। पर फिर भी किसी अजनबी के साथ यूं जाना, मैं चली जाऊंगी। मैंने स्वर जानबूझकर तान लिया, पर उसकी परवाह किए बिना उस अजनबी से सहज स्वर में मुस्कुराकर फिर कहा, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, पर दरअसल मुझे भी उधर ही जाना है, डोमनगर आपके बैंक के आगे। मेरी हिचकिचाहट देखकर फिर बोला, यदि आप यहीं खड़ी रहो तो शाम तक तो शायद बैंक पहुंच नहीं सकी। वैसे आपकी इच्छा। अचानक मेरे मस्तिष्क में उस दिन बैंक में होने वाली एक अति आवश्यक मीटिंग घूम गई और एकदम यंत्र चालित से कार की ओर उठ गए। मैं मिहिर हूँ, मिहिर चौधरी, आपके बैंक में मेरा अकाउंटेंट है। एक्सीलेटर पर पांव दबाते हुए उसने कहा था। और फिर संयोग से जब भी मैं टैक्सी की प्रतीक्षा में होती, मिहिर वहां मिल जाता। पार्टी रात के 2 बजे तक चली, पर मिहिर कहीं नजर नहीं आया। शायद वह मेरे सामने नहीं आना चाहता था। उसके बाद कई दिन गुजर गए, उससे मुलाकात ही नहीं हुई। उस दिन बैंक से लौटते समय मैंने टैक्सी बाजार में ही रुकवा दी थी। कुछ छुटपुट चीजें खरीदनी थी। मन ना जाने क्यों सुबह से ही बेहद उद्विग्न और बेचैन सा था। अचानक पीछे से एक नारी स्वर में अपना नाम सुन मैंने चौंक कर पीछे देखा। एक आकर्षक सी युवती मुस्कुराती हुई मेरी ओर बढ़ रही थी। सुनिए, तुम, मेरा मतलब है आपका नाम रूपाली तो नहीं? किसी भूले परिचय का भाव उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह टंगा था। अचानक बचपन की बातों के साथ दबी कोई स्मृति मुंह निकाल कर झांक उठी। ओह तुम मंजू! उम्र की 20 सीढ़ियां लांग हम फिर पीछे पहुंच बचपन की तरह भरे बाजार में ही एक दूसरे से लिपट गए। शुक्र है तूने पहचान तो लिया। इस शहर में कब आई? उसके स्वर में उल्हाना था। मैं तो यहाँ 10 वर्ष से हूँ, बर्कले स्क्वायर वाली हिंदुस्तान बैंक में मैनेजर हूँ। हद है, और अब तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं भी तो विवाह के बाद से यही हूँ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत में चौड़ी हो गईं। चल, वह सामने मेरा घर है। इतने वर्षों बाद मिली हो तो यूं छोड़ने वाली नहीं मैं। मंजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं ही कौन सा छोड़ने वाली हूँ। दिन भर के अनजाने अवसाद से खिन्न मन को जैसे शीतल फुहार का स्पर्श मिल गया। मंजू मेरे बचपन की हमजोली थी। जेठ के महीने की तपती दोपहर में कच्ची अमियां बीनने से लेकर यौवन की पहली सीढ़ी तक के खट्टे मीठे अनुभव हमने एक साथ ही जिए हैं। हमारा कोई भी राज एक तरफा नहीं था। इतने दिनों से समस्याओं के अधड़ में भटकते मन को जैसे मंजू में कोई आशा का दीप दिख गया। सोचा था मन का गुब्बार उस पर उड़ेल दूंगी, शायद वही कोई रास्ता सुझाया सके। घर पहुंचकर वह मेरे लिए चाय लेने गई तो मेरी खाली दृष्टि उसके भरे पूरे घर के निरीक्षण में जुट गई। कलात्मक हाथों की सुगंधता कमरे की हरेक व्यवस्था में बिखरी थी। सामने दीवार पर टंगी
मदक पेंटिंग तो लगता था जैसे बस अभी राजीव हो उठेगी। चाय की गरम गरम चुस्कियों के बीच ना जाने कब हम वर्तमान की सीढ़ियां उतर बचपन की उस पगडंडी पर पहुंच गए जिसको हमने एक साथ तय किया था। पर अजीब बात थी कि यथार्थ में लौटने से हम दोनों ही कतरा रहे थे। मंजू का उत्साह और प्रसन्नता तो जैसे झलक पड़ रही थी, पर उस लबरेज खुशी को देखकर ना जाने क्यों मेरे भीतर कोई शीशा चटकने लगा। आखिरकार पहल में ही कर बैठी, एक बात बता मंजू, तू खुश तो है ना? मैं यकायक पूछ बैठी, पर अगले ही क्षण अपनी बातों पर स्वयं ही खींच उठी। भला क्या सोचेगी वह? मैं मंजू रंगे हाथों पकड़े चोर सी घबरा उठी, फिर हिंग चिहुक कर बोली, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। एक पल को मेरी दृष्टि में 20 बरस पार कर फ्रॉक में सजी वह भोली भाली लड़की नाच उठी, जो जब भी स्कूल में टीचर की डांट खाकर आती थी या किसी सहेली से लड़ाई हो जाने के कारण दुखी होती, तो रोज की अपेक्षा कुछ अधिक ही हंसने का प्रयत्न करती, बात बेताब पर कहे लगाती। पर मुझसे तब उसके भीतर की पनपती पीड़ा छुपी ना रह पाती, और जब एकांत में मैं उसके दुख का आंचल खींचती तो वह मेरे कंधे पर फूट फूट कर बिखर जाती। आज भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा था। मंजू, क्या मैं अब इतनी पराई हो गई हूँ? अपना ही भर्राया कंठ मुझे चौंका गया। रूपाली एक ही पल में उसकी तेज निगाहों ने मेरी पुतलियों में लिखी सारी इबारतें पढ़ ली, और अगले ही क्षण वह 20 वर्षों प्रौढ़ा का वर्षीय किशोरी बन गई। आवरण उतर गया, मेरे कंधे पर टिका उसका सिर मेरा आंचल भिगोने लगा। आंसुओं में डूबा उसका स्वर वायलिन पर बजती किसी दुख भरी धुनिया मेरे कानों में उतरने लगा। पता नहीं रूपाली जिंदगी ठीक डगर पर चलते चलते कब, कहाँ और कैसे अपना यर्थ खो बैठी। भीतर महकते गर्म संबंधों के एहसास न जाने का बाहर की आंधियों के झोंकों के साथ उड़ गए और छोड़ गए कभी ना भरने वाला एक रीतापन, जहाँ केवल अनुत्तरित प्रश्नों की खाइयां हैं और निराशाओं की बढ़ती धुंध। पर यह सब कैसे हो गया? कमरे की सुव्यवस्था पर उड़ती दृष्टि उसके खूबसूरत चेहरे पर टिक गई। गोरा रंग, तीखे नाक नक्श, लंबा कद, चरहरी देह, ऊपर से इतना सौम्य स्वभाव, कहीं कुछ भी तो कमी नहीं। मेरे होठ बुदबुदाए। बस रूपाली, कभी कभी सब कुछ होते हुए भी जिंदगी में बहुत बड़ी अपूर्णता का एहसास खटकने लगता है, पर कारण कुछ भी समझ नहीं आता। बचपन से ही उसको अपनी बात पहेलियों में लपेटने की आदत थी, और पहली की भांति आज भी मैं उसकी इस प्रवृत्ति पर खींच उठी। तू साफ साफ बताना, सुना है कोई नौकरी करने वाली महिला है उसके जीवन में? सत्य को उसने इस निर्विमता से नंगा किया। मैं थर्रा उठी। क्या दिन भर की खिन्नता व थकान मन की ऊपरी सतह पर तैर गई? जिस कंधे पर मैं सिर रखने आई थी वह तो खुद ही जख्मी है। क्या हर नारी की यही नियति है? सामने दीवार पर घड़ी ने 7 के घंटे बजाए तो मैं उठ खड़ी हुई। आज चलती हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी। उसके दर्द का विश्लेषण करने का अब मुझ में और साहस नहीं था। थोड़ी देर ठहरना, मिहिर भी आते ही होंगे, तुझसे मिलकर बहुत खुश होंगे, मंजू ने अनुरोध किया। मिहिर शंका की नागफनी का कांटा मेरे जेहन में धंसने लगा। हाँ मेरे पति परमेश्वर, वह सहजता से मुस्कुराई। क्या करते हैं तेरे पति? भीतर उमड़ते संदेह के बादलों को मैंने उड़ाने का प्रयत्न किया। उनका अपना व्यापार है, मिहिर इंटरप्राइजेस। हजारों डंक मेरे वजूद में चुभ गए। मेरी सांसें तेज हो गईं, लगा कि लड़खड़ाकर गिर पड़ूंगी। उफ, अनजाने में ही यह क्या कर बैठी। अपने आंसू पोंछने के प्रयत्न में
मैं अपनी सखी का ही दामन भिगो बैठी थी। अपने दिल के जख्मों पर मरहम लगाते लगाते मैं अपने तेज नाखूनों से उसी के दिल पर खरोंच मार रही थी। तू तू चिंता मत कर मंजू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कांपते अधरों से निकला अप्रशंसिक वाक्य सुनकर एक पल को वह भी हतप्रभ सी रह गई, पर उसने उसका दूसरा ही अर्थ लगाया। मैं जानती हूँ रूपाली, मेरी स्थिति जानकर तेरा दिल दुखी हो गया है। बचपन में मैं भी तो तू मेरी परेशानी देख ऐसे ही परेशान हो जाया करती थी, पर तू चिंता मत कर, बस मैं एक बार उस महिला से मिलकर देखना चाहती हूँ कि आखिर उसमें कौन सी ऐसी खूबी है जिसमें मिहिर जैसे स्नेह पति को मुझसे बांट लिया, या फिर यह केवल मर्द की फितरत है जो सब कुछ होते हुए भी परिवर्तन की आकांक्षा रखता है। तुझे उस छिछोरी स्त्री से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे पति धर्म की आंच के सामने वह स्वयं को नहीं ठहर पाएगी। मेरा स्वभाव अनावश्यक रूप से ही इतना गमगीन हो गया था कि वह एक बार फिर चौंक उठी। मैंने बात बदलकर उसके गाल को थपथपाया और फिर मुस्कुरा कर बोली, तेरे रूप के आगे कोई और सुंदर हो सकता है क्या भला? सच में तू बिल्कुल नहीं बदली रूपाली। मंजू का स्वर बेहद भावुक हो उठा, पर मेरे भीतर तो ग्लानि की ज्वाला दहक रही थी। कहीं मंजू ने मेरे भीतर का वह घिनौना कोना देख लिया तो अच्छा, वह चलूंगी कहकर मैं तेज कदमों से बाहर निकल आई। कहीं मिहिर से सामना ना हो जाए, उसके सम्मुख भी क्या मैं यूं ही सहजता का मुखौटा ओढ़ पाऊंगी? फिर आना जरूर। दरवाजे तक छोड़ने आई मंजू ने मुझसे वादा लिया। जरूर आऊंगी, मैंने कह तो दिया, पर मैं जानती थी अब कभी उस देहरी को छूने का भी मैं साहस नहीं कर पाऊंगी। घर लौटी तो राजीव बहुत दिनों के बाद आज चाय पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत दिन बाद राजीव को ऐसे अपने लिए इंतजार करते देख रही हूँ, या फिर आज मेरे मन में मिहिर का कुहासा दूर हुआ तो हृदय का आईना साफ हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भर में सोचती कि सेज पर करवटें बदलती रही, पर सुबह तक बादल छट चुके थे। मन खुले गगन में उड़ते मुक्त पंछी सा प्रसन्न हो उठा। अब तक सपनों की जिस मरीचिका में भटक रही थी, पराई संवेदनाओं के जिस सेतु पर मैं अपने महल बना रही थी, वहां से मुक्त हो मुझे तनिक भी पश्चाताप नहीं हुआ। मन आज नई करवटें ले रहा था। मैंने निर्णय ले लिया अपनी जिंदगी के उस रिक्त खाने को भरने का जिसमें मिहिर अनाधिकार ही प्रवेश कर गया था। पराया समल भी क्या किसी का आधार बन सकता है? मैं अपनी नादानी में मिहिर में अपनी बैसाखी तलाश रही थी, पर अब मुझे ऐसा महल बनाना था जिसकी नींव और दीवार सब कुछ मैं ही हूँ।